हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? अच्छे हो सब? ओके बच्चों, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में, क्योंकि इस लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर अर्थ पर बैठे बैठे ही बॉडीज का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं जो हमसे काफ़ी दूर हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं लाइक मून है और डिफरेंट सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। तो इन सारी बॉडीज का, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अगर हमें देखना है अर्थ पर कितना है, यहाँ पर बैठे बैठे मेजर करना है, तो हम इस लॉ की हेल्प लेते हैं। तो बच्चे बेसिकली हम यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसी तरह के स्पेक्ट्रा यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं और उन स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम वहां पर बॉडीज का टेम्परेचर फाइंड करते हैं। और ये लॉ की एक बड़ी ब्यूटीफुल सी इक्वेशन है। उस इक्वेशन में आप सिंपली टेम्परेचर फाइंड करने के लिए वहां पर जो वेवलेंथ है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी वेवलेंथ वो भी हम समझेंगे, किस वेवलेंथ को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना फॉर्मूले में, लॉ की क्या फॉर्म है, कैसे लॉ को आपने डिड्यूस करना है फ्रॉम द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ तो हमने कल पढ़ा था ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो उस इक्वेशन को यूज करके हम किस तरह से इस लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। देखो जो लॉ है ना वो हमेशा डिड्यूस होता है फ्रॉम सम थ्योरी और सम कॉन्सेप्ट। तो हम उस लॉ को यहाँ पर अभी डिड्यूस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिडक्शन जो है कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी आप ड्राइव करें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करोगे, यूजीसी नेट की करोगे, गेट ऑफ फिजिक्स की करोगे, या इंजीनियरिंग फिजिक्स में अगर आप थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हो या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो वहां पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सिंपल सी इक्वेशन से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने ये समझा था कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई बॉडी है और हम उसको हीट करना शुरू कर दें, उसको हम टेम्परेचर उसका बढ़ाना शुरू कर दें, तो वहां से हमारे पास डिफरेंट रेडिएशन एमिट होते हैं। अब जो ब्लैक बॉडी होती है वो इस तरह की होती है जो सारे के सारे रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हम मान लो मेरे पास एक बॉडी है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है फॉर एग्जांपल, या कोई बॉडी है, उस पर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट करेंगे तो वो सारा रेडिएशन ही अब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो उसका जो कलर है वो ब्लैक नजर आएगा। और अगर इस तरह की कोई बॉडी है जो सारा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकती है, तो इस तरह की बॉडी एक परफेक्ट एमिटर भी होती है। तो वो जब हम उसको हीट करते हैं इस तरह की बॉडी को, तो वहां से जो रेडिएशन एमिट होते हैं, जब आप हीट करोगे उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स हाई फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो क्यों एमिट होते हैं, ड्यू टू एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां से एमिट होते हैं। अब वो रेडिएशंस स्पेक्ट्रम की किसी भी रेंज में हो सकते हैं, आईआर से लेकर जो हमें विजिबल नहीं है, विजिबल स्पेक्ट्रम में भी आएंगे और उसके फर्दर भी अल्ट्रा वायलेट भी जा सकते हैं। तो हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से लेके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक, मतलब हम मान सकते हैं थ्योरेटिकली कि जीरो टू इन्फिनिटी जो एक रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन या कौन सी फ्रीक्वेंसी का कौन सी वेवलेंथ का रेडिएशन यहाँ पर डोमिनेट करेगा, ज्यादा नजर आएगा हमारी आंखों की तरफ, हमें पता चलेगा कलर देख के कि कौन सा रेडिएशन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर पे। और ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस रेडिएशन की वेवलेंथ। यही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हर फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन एमिट हो सकते हैं या डिफरेंट लैम्डास के रेडिएशंस एमिट हो सकते हैं। और हमें क्या करना है, इन रेडिएशंस की लैम्डा को हमें मेजर करना है। एक्सपेरिमेंटली हम ये करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बताऊंगा आपको। और उसको मेजर करने के बाद हमें देखना है कि हर किसी लैम्डा का, ये मैंने जैसे एक रेंज लिख दिया आपके सामने। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ लैम्डा 1 से लैम्डा n तक हैं जो डोमिनेंट रेडिएशंस हैं। तो हमें क्या करना है, हर लैम्डा का जो रेडिएशन है उसकी फिर हमें इंटेंसिटी मेजर करनी है, कितनी है। इंटेंसिटी मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, हम इसको स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। इंटेंसिटी मतलब कि कौन सा रेडिएशन कितना इंटेंस है, लैम्डा 1 वाला कितना इंटेंस है, लैम्डा 2 वाला कितना इंटेंस है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, वो हमें देखना है। तो जिस रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज्यादा आएगी उसको लैम्डा m से डिनोट करेंगे। तो जब आप ऐसा करोगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे, हमने टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स करा हुआ है, और जब आप ऐसा करोगे और ग्राफ बनाओगे, किस चीज का ग्राफ, इधर हमने
ई लैम्डा डी लैम्डा लिख दिया, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बात करूंगा। और इसका नाम है इस क्वांटिटी का स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के साथ कैसे रिलेट करती है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा हमने जो लास्ट प्लैंक्स लॉ में ड्राइव किया था, हमने ई न्यू डी न्यू का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, जो सेम चीज है, लेकिन वहां हम फ्रीक्वेंसी रेंज में बात कर रहे थे, यहाँ हम वेवलेंथ रेंज में बात करेंगे। और इधर हमारे पास लैम्डा चलेगा। तो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया मान लो, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आया। अब हमने क्या करा, हमने इसका टेम्परेचर T1 से थोड़ा बढ़ा के T2 कर दिया। टेम्परेचर तो हम इसकी हेल्प से फिक्स कर देंगे ना, बर्नर है वहां टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो हमने T2 टेम्परेचर कर दिया, और T2 थोड़ा हाई टेम्परेचर है T1 से। और फिर से सेम ग्राफ बनाया। कैसे बन रहा है ग्राफ, हम डिफरेंट लैम्डास को पहले स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं कि जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसमें कौन कौन से लैम्डास प्रेजेंट हैं, कौन कौन से वेवलेंथ के रेडिएशंस उसमें प्रेजेंट हैं। तो हम उन डिफरेंट लैम्डास को पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हर लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, विद द हेल्प ऑफ सम डिटेक्टर विच इज डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो वहां एक डिटेक्टर है जो उनको डिटेक्ट कर और बता रहा है कि भाई इस लैम्डा वाले इतने रेडिएशंस आ रही हैं, इतनी इसकी इंटेंसिटी है, इस लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग इतनी इंटेंसिटी है। सो हर लैम्डा डिफरेंट लैम्डास कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर इंटेंसिटी पता चल रही है। और ऐसे ग्राफ बनेगा, तो एक हायर टेम्परेचर पे ग्राफ बनेगा, उसकी शेप भी कुछ ऐसी आएगी। दोबारा बना रहा हूं, तो शेप बिल्कुल वैसी है, ठीक है। और एक और बनाते हैं यहाँ पर, एक और हायर लैम्डा पे बनाते हैं, हायर टेम्परेचर पे बनाते हैं, सॉरी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मैंने और बढ़ा दिया T3। तो हायर टेम्परेचर पे मैंने एक और बनाया। तो इस तरह की ग्राफ बने। अब क्या फर्क है इन तीनों ग्राफ में, शेप तो सेम है, तो क्या डिफरेंस है। तो मैं पहले तीनों के टेम्परेचर लिख दूं, ये T1 पे है, ये T2 पे है, और ये T3 पे है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो पीक है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा, उसको लैम्डा M1 बोलूंगा मैं। इसकी पीक यहाँ पर है, यहाँ मैं लैम्डा M2 बोल रहा हूँ इसको। और इसकी पीक और थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गई है, लेफ्ट मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट हो चुकी है, शॉर्टर वेवलेंथ। इसको लैम्डा M3 बोल दिया T3 वाले को। तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा जो लैम्डा M है, लैम्डा M इज द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा है, पीक है ना उसकी, तो इसका मतलब ये है। तो हमारा जो लैम्डा M है वो डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब मैक्सिमम रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इतना सा लॉ है, इतनी सी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहले ये लॉ समझेंगे। अब जब हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट, एंड इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहाँ पर अभी हम स्टेटमेंट को लिखेंगे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। और आई होप आपको समझ आया कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली साइड पे शिफ्ट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो डोमिनेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो शॉर्ट मैंने डाला था इसके बारे में, उस शॉर्ट को भी देख लीजिए। वेवलेंथ रिड्यूस होने का मतलब है कि धीरे धीरे रेड कलर से स्टार्ट होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलोइश होगा, और लास्ट में व्हाइट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ डिक्रीज करती है। अब अगर मैं सेम ग्राफ को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये भी आप समझ लें पहले, क्योंकि हमें वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ हमें फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में पूछा जा सकता है, और ये ग्राफ हमें लैम्डा की टर्म्स में पूछा जा सकता है। अब फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये आपको पता है ना। लैम्डा में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये यहाँ पर रिलेशन होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो लो फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ बोल सकते हैं, वन साइकिल की जो लेंथ होती है। तो अब यहाँ पर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या डिफरेंस आएगा, शेप ऑलमोस्ट सेम आएगी, लेकिन ये ग्राफ T1 पे आएगा, ये T2 पे आएगा, ये T3 पे आएगा। अब बताओ क्या डिफरेंस आ रहा है। अब जो पीक है वो राइट साइड की तरफ हमारी शिफ्ट हो रही है। अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बात करोगे, इन चीजों को ना डिटेल में समझा करो। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ बढ़िया सा काम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में आप आगे बढ़ो,
तो आपको ये जो बेसिक्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। तो ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। आप अगर ग्रेजुएशन इन फिजिक्स कर रहे हैं या इंजीनियरिंग फिजिक्स भी अगर आप कर रहे हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तब भी इन चीज़ों को टेक्निकली समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स के जो कोर फिजिक्स के बच्चे हैं उनके लिए तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक ग्राफ का मीनिंग, कि प्लैंक सर के दिमाग में इस तरह से क्या आया कि उन्होंने इस लॉ को लिख दिया, और फिर वहां से पता चलता है जो बेसिक फिजिक्स है कि जो हमारा रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जिनको बोल रहे थे, वो डिस्क्रीट नेचर के भी होते हैं, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो कैसे नेचर के बारे में हमें फिजिक्स पता चल रही है विद द हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये समझ आया कि हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। तो दोनों ही ये जो ग्राफ्स हैं, दे आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सो पहले हम वीन्स लॉ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हमें सिंपली जो फॉर्मूला देना है वो ये है कि द वेवलेंथ एट विच the wavelength of black body radiation at which spectral energy density क्या है, ई न्यू डी न्यू और ई लैम्डा डी लैम्डा, ये इसका सिंबल है, इज मैक्सिमम इज, अब ये वेवलेंथ के साथ है, द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्पेलिंग देख लेना अगर कुछ गलत हुआ तो ठीक कर लेना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। So this is the simple statement, that is lambda m is inversely proportional to t. So lambda m is b by t, where b is called Wien's constant, ठीक है। और b की वैल्यू मैं भी आपको बता देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आई है 0.29 सेंटीमीटर केल्विन। मीटर्स में लिखेंगे तो 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। अगर ऐसे यूनिट में डाटा गिवन होगा तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब हमें फाइंड करना है उस लैम्डा को जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रेडिएशन मैक्सिमम है, ठीक है। तो अभी हमें उसको फाइंड करने के लिए प्लैंक्स लॉ की हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। सो डेरिवेशन, द डिडक्शन फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। तो दिस इज हेडिंग। अब हम इसको ड्राइव करेंगे, हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, सिंपल सी डेरिवेशन आ जाती है, ठीक है। सो वी नो द फॉर्मूला फॉर ई न्यू दैट वी हैव ड्राइव्ड इन द लास्ट लेक्चर। दिस इज 8 पाई h बाय c क्यूब न्यू क्यूब अपॉन e रेज टू पावर h न्यू बाय kt -1। तो लास्ट लेक्चर में हम जब लिखते थे तो डी न्यू यहाँ होता था, वो मैंने काट दिया यहाँ पे। तो सिंपली हम एनर्जी या स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जिस पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू आपको मैक्सिमाइज करना, अभी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये फॉर्मूला, तो मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ही चलूंगा। रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वहां मैक्सिमाइज करना हमें उसे, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, और उसको फिर जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, और वहां से फिर न्यू का फॉर्मूला बनेगा। तो इट इज वेरी सिंपल टू डू। नेक्स्ट शीट पे करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन कर लेते हैं पहले। तो अब हमें जो हमारा कांस्टेंट फैक्टर है 8 पाई h बाय सी क्यूब वो कॉमन आ गया, और d बाय डी न्यू ऐसे लिख लिया, न्यू क्यूब अपॉन e रेज पावर h न्यू बाय के टी -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमने d बाय डी न्यू क्यूब इंटू एच न्यू बाय के टी -1 इसकी पावर -1। तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर ले गया, पावर -1 कर दी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यू वी प्रोडक्ट फॉर्मूला वो लग जाएगा। तो पहले मैंने न्यू क्यूब को एज इट इज लिख लिया।
अब मैं सेकंड ये जो चीज है इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, चेन रूल लगेगा। तो पहले -1 आगे आएगा, फिर ये जो सारा फैक्टर है इसको हम ब्रैकेट वाले को एज इट इज लिखेंगे, और -1 की जगह पावर -2 हो जाएगी, एक और -1 आ जाएगा तो -2 हो जाएगी। अब हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, सो ब्रैकेट के अंदर e रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी का डेरिवेटिव e रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी ही बनेगा, लेकिन यहाँ जो न्यू के साथ कॉफिशियंट है h बाई के टी वो कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड को सारा डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं दूसरा काम करूंगा, प्लस सेकंड फंक्शन मेरा ये था, इसको फिर से हम पूरा लिखेंगे, जो भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर था एज इट इज लिख लिया। अब न्यू क्यूब का डेरिवेटिव करना है, तो वो 3 न्यू स्क्वायर आएगा मेरे पास और इक्वल टू 0 आएगा। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन मेरे पास बनी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं पहले इस टर्म को आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगी 3 न्यू स्क्वायर e रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी -1। ये फैक्टर मैं दोबारा डिनोमिनेटर में ले गया, ठीक है। आप u बाई वी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। प्लस प्लस की जगह ये -1 है तो यहाँ पे माइनस आ गया, न्यू क्यूब एज इट इज आ गया, e रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी आ गया, ठीक है, ये वाला फैक्टर। साथ में h बाई के टी आ गया, ये वाला फैक्टर। डिनोमिनेटर में e रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी -1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स भी जो है ना वो साथ साथ बनाया करो। जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे जितना काम लिखा हुआ है, या तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो, या जब मैं स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएट करना उसी टाइम पे पॉज कर लिया करो। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो पहले सॉल्व किया करो, बाद में मैच कर लिया करो रिजल्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो अब नेक्स्ट शीट पे करेंगे, तो पहले जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं वो यहाँ से निकल आएंगे। जैसे यहाँ पर पावर 1 वाला फैक्टर है, नीचे से भी एक कॉमन आ जाएगा मेरे पास, यहाँ न्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर से, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमने लास्ट इक्वेशन को ऐसे लिख लेना है, 3 न्यू स्क्वायर ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी -1। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास थी इक्वेशन न्यू क्यूब एच बाई के टी ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी डिवाइड बाई, मैंने दोबारा से वही इक्वेशन लिख दी, उसको इधर ले आया फैक्टर को, तो ये सारा फैक्टर स्केयर के साथ कट गया, और ये न्यू स्केयर यहाँ क्यूब के साथ कट गया, सिंपली न्यू बचा। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाती है, मैं इस साइड को ना लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, एच न्यू बाय के टी, ठीक है, साथ में ई रेज टू पावर एच न्यू बाय के टी, डिनोमिनेटर में भी ई रेज टू पावर एच न्यू बाय के टी, ये फैक्टर देखो बार बार आ रहा है, -1, ठीक है, ये इक्वेशन बची, इक्वल टू 3, सम कांस्टेंट 3। अब यहाँ पर जो फैक्टर बार बार आ रहा है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पुट एच न्यू बाई के टी एज एक्स, तो इक्वेशन बनेगी x ई रेज टू पावर x अपॉन ई रेज टू पावर x -1 इक्वल टू 3। तो अब इसको थोड़ा और अगर लिखना है तो आप लिख लो। अब इस इक्वेशन को ना हम सॉल्व करते हैं टू फाइंड x, ठीक है, तो हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं इस तरह इक्वेशंस को। वी हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स, तो आपको वो वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कैसे सॉल्व करना है, बट जस्ट राइट सॉल्विंग दिस इक्वेशन न्यूमेरिकली, x फाइंड करना हमें, वी गेट x इज इक्वल टू 4.965, ठीक है, तो ये हमारे पास x आएगा। तो अब हम उस x को यहाँ पे पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी जो हमें चाहिए। सो हमारा आ जाएगा x मतलब h न्यू बाई के टी जो है वो आया 4.965, तो यहाँ पे न्यू आ गया 4.965 के टी बाई एच, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिस इज द न्यू है ना, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर विच ई न्यू, यही हमने बोला था ना, ई न्यू इज मैक्सिमम, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पीक है, तो पीक पे जाके हमारी स्लोप जो है वो 0 हो जाती है ग्राफ की, और यहाँ पर स्लोप मतलब ई न्यू डी न्यू विद न्यू, ठीक है। तो ये जो स्लोप है इसका मतलब है, या हम लैम्डास की टर्म में अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पर वो लैम्डा हमें, या जो वो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई न्यू एम,
corresponding to which the derivative of this slope of this graph is 0। तो इसलिए हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आई है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या लिखना है, therefore we denote न्यू एज न्यू एम। तो हम यहीं पर इस न्यू को न्यू एम बोल देंगे। तो न्यू एम इज इक्वल टू 4.965 के टी बाई एच। अब न्यू एम को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लेके जाना है, तो सी बाई लैम्डा एम, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। आपको पता है ना, बड़ी बेसिक सी रिलेशन है वेव्स की। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर लैम्डा एम जो हमें चाहिए था वो एच सी बाय 4.965 के टी आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज इनवर्सली विच इम्प्लाइज दैट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, अब यही जो हमारा स्मॉल बी हम बोल रहे थे ना, वो यही ये कांस्टेंट है। ये देखो सब कुछ यूनिवर्सल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसके अंदर एच है और सी है, सारे कांस्टेंट्स है, तो इसको बी बोल दिया हमने। तो ये बी बाई टी है। ठीक है, तो जब आप इसको फाइंड करेंगे वैल्यूज पुट करके, एच सी और के की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास जो बी आएगा वो ये आ जाएगा 0.29 सेंटीमीटर केल्विन। और ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने इसको सॉल्व किया और आपके पास ये आंसर आया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास बन गया हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि ड्राइव हो चुका है। ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। तो बहुत सिंपल है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को आपको याद रखना पड़ेगा। उसको याद करके आपको जस्ट इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, मतलब आपको इसकी स्लोप फाइंड करनी है और इसको इक्वल टू जीरो करना है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो हमारे मेथड्स होते हैं आपको पता है, तो सिंपल यहीं पे आपका दिमाग लगेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू जीरो करके आपका ये लॉ ड्राइव हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आप बोल सकते हो। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी emitted by sun if its radiation is at 6000 केल्विन। तो उसने टेम्परेचर बता दिया जो वहां से रेडिएशन निकल रहा है, और हमें लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाई टी। बी इज 0.29 सेंटीमीटर केल्विन डिवाइड बाई टी विच इज 6000 केल्विन। के से के कट गया, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 4833 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आएगा, जो आप इन टर्म्स ऑफ आंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये वेवलेंथ है, जो सन से रेडिएशन आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6000 केल्विन उसका टेम्परेचर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ है। अगर हम वेवलेंथ मेजर कर लें स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से, तो हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, जो इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल पहले वेवलेंथ की करेंगे। तो अब ना हम बिग बैंग की बात करने वाले हैं। जब उस टाइम पर जब बिग बैंग हुआ था, उस टाइम पर हमारा जो यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर हमें पता है कि कितना है। तो वो टेम्परेचर हम लिख के वहां से देखेंगे कि जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ किस रीजन में जा रही है। सो द रेडिएशन फ्रॉम बिग बैंग इज डॉपलर शिफ्टेड। डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब सेकंड ईयर के बच्चे हो तो फर्स्ट ईयर में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ाया जाता है। तो डॉपलर शिफ्ट होता है उसमें, तो रिलेटिव मोशन के कारण, अर्थ के रिलेटिव मोशन के कारण वहां पे डॉपलर शिफ्ट होती है। तो वो जो वेवलेंथ है वो कितनी है, डॉपलर शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ एंड टुडे इट्स स्पेक्ट्रम is corresponding to black body radiation at 2.7 केल्विन। तो ये टेम्परेचर दे दिया 2.7 केल्विन टेम्परेचर है, जो रेडिएशन वहां पे एमिट हुए थे उसका ये टेम्परेचर है।
ठीक है, तो हमें फिर से फाइंड लैम्डा एट विच स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ई न्यू इज मैक्सिमम। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो भी हम बता देंगे। तो लैम्डा एम is 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन डिवाइडेड बाय 2.7 केल्विन। तो ये कैंसिल हो जाएंगे केल्विन से केल्विन। तो 1.1 10⁻³ मीटर विच इज अराउंड 1.1 मिलीमीटर। तो ये जो वेवलेंथ होती है 1 मिलीमीटर, इट कॉरस्पॉन्ड टू माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, लेट मी राइट। तो आप माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में गूगल पे सर्च करना। यूनिवर्स के अंदर जो हमारा रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर आता है। इसको हम MBR भी बोलते हैं, माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है, ऑफ यूनिवर्स। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना। अगर आप और इंटरेस्टेड हो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के अंदर तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये MBR क्या है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं न्यूमेरिकल। तो मैं जस्ट लैंग्वेज के साथ आपको फेमिलियर करवा रहा हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सिंपल सी और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये टेम्परेचर के लिए है। सो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ ए स्टार हैविंग maximum energy density correspond to lambda। मैंने थोड़ी शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी हमें लैम्डा दे दिया और टेम्परेचर पूछा है, तो सिंपल वही हमारा फॉर्मूला T इज इक्वल टू बी बाई लैम्डा एम। तो 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन अपॉन 550 nanometer 10⁻⁹ मीटर। just solve it and you will get 5272.7 केल्विन। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए, अगर आपके पास लैम्डा एम है, जो हम कैसे फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो हम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, हम स्टार को ना, ये हमारा स्टार है, वहां से बहुत सारे रेडिएशन हमारे पास अर्थ पे आ रहे हैं, लाइट तो आएगी ना स्टार की। यहाँ पर हम लगा देते हैं एक स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, मेजर वेवलेंथ्स, इट मेजर्स लैम्डास ऑफ रेडिएशन। अगर आपने व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है तो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रिज्म की हेल्प से, स्पेक्ट्रोमीटर का ही पार्ट होता है प्रिज्म, वहां पे हम प्रिज्म रख देते हैं, इधर से व्हाइट लाइट आती है। ये सोडियम लाइट वाला एक्सपेरिमेंट भी सेकंड ईयर में आप करते हो। तो वो जो लाइट जब प्रिज्म के अंदर से निकलती है तो वो डाइफ्रैक्ट होती है। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट डिफरेंट एंगल्स पे डाइफ्रैक्ट होती है। मैं डाइफ्रैक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ रिफ्रैक्ट आएगा, रिफ्रैक्ट होती है डिफरेंट एंगल्स पे। तो उन एंगल्स को मेजर करके हम वहां से लैम्डा फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आज की डेट में डिजिटल स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, उसमें हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता। आज से 100-150 साल पहले जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला, तब डिफरेंट चीजें थी, तब बहुत डिफिकल्ट था इन चीजों को करना। आज की डेट में डिजिटल है सारा कुछ, वहां पर सिंपली रेडिएशन आता है, उसके अंदर ही सारा लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट के अंदर सब चीजें, वो लैम्डास फाइंड कर लेता है और बता देता है कि ये लैम्डास यहाँ पर प्रेजेंट है। और हर लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग फिर डिटेक्टर लगा होता है आगे, वो डिटेक्टर हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट लैम्डास। ठीक है, तो जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो किसके बने होते हैं, उसके अंदर हमारे पास फोटो डायोड्स होते हैं। फोटो डायोड आप समझते हैं ना, फोटो मतलब लाइट, और डायोड कंडक्टिविटी चेंज होती है डायोड की, जब लाइट उस पर गिरती है तो वहां से हम इंटेंसिटी मेजर कर लेते हैं, हम फोटो डायोड्स होते हैं। और एक बोलोमीटर्स होते हैं। बोलोमीटर्स जो होते हैं ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को, इंफ्रारेड रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, हीट बेस्ड होते हैं। और फिर और हमारे पास होते हैं PMTs, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हमें बताते हैं कि जो जितनी लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहे हैं, उसमें कितनी इंटेंसिटी का कितना रेडिएशन है। इसमें करंट जनरेट होता है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में, फोटॉन्स गिरते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, और फोटॉन्स वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके वहां पर हमें करंट मिलता है। तो करंट से हम इंटेंसिटी को एस्टिमेट करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये फिजिक्स के सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे कॉन्सेप्ट्स। तो हम नेचर के बारे में कितना डिटेल में चीज़ों को समझ पा रहे हैं आज की डेट में, जस्ट बिकॉज ऑफ
सम वेरी ब्यूटीफुल माइंड्स जिन्होंने इस तरह का रिसर्च किया पास्ट में, और आज की डेट में भी बच्चे रिसर्च आप पढ़ोगे, लाइफ में कुछ आगे बनोगे, तो आप भी हो सकता है इस तरह का ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर पाओ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप तब तक अपने नोट्स कंप्लीट करिए, नोट्स साथ साथ बनाइए, अदरवाइज यू कैन बाय द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर इज अ लिंक टू द नोट्स also, and we will meet in the next class. Thank you.